नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अक्षत क्लासेस अमरोहा में। सीटेट के प्रीवियस ईयर के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन फिर से लेकर हाजिर हूँ। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज़ ट्रू। हमें ये बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही है। तो देखिए, चारों ऑप्शंस को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इलिमिनेट करेंगे कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन, गणित केवल अवलोकन और प्रयोगों पर आधारित है। मैथमेटिक्स इज बेस्ड ओनली ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। ऐसा नहीं है कि गणित केवल अवलोकन और प्रयोगों पर आधारित है। गणित सोचने समझने की क्षमता विकसित करता है, केवल अवलोकन की क्षमता विकसित नहीं करता। तो पहला जो ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है पूर्ण संख्याओं के लिए शून्य एक गुणात्मक तत्समक है। 0 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर्स। तो यहाँ पे दो कंसेप्ट है। एक तो हमें होल नंबर पता होने चाहिए। होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या है। देखिए साथियों, जो नेचुरल नंबर्स हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5 नेचुरल नंबर्स होते हैं, काउंटिंग नंबर्स, जिन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इनमें 0 शामिल नहीं होता। 1, 2, 3, 4, 5 और इस तरह से। तो सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या है यानी सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर है वो 1 होता है और सबसे बड़ा नेचुरल नंबर इन्फिनिटी होता है। अब यदि नेचुरल नंबर का जो सेट है यानी कि जो n है उसमें हम 0 भी शामिल कर दें तो वो बन जाता है पूर्ण संख्याएं। नेचुरल नंबर के सेट में अगर हम 0 भी शामिल कर दें तो वो हो जाता है पूर्ण संख्याएं। इसको थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो देखिए साथियों, n आपने समझ लिया नेचुरल नंबर का सेट है। अब अगर w है तो w क्या होता है? 0 और प्लस n, मतलब 0 आपने शामिल कर दिया नेचुरल नंबर में तो वो बन गई होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है 0, फिर उसके बाद 1, 2, 3, 4 इस तरह से। अब आता है पूर्णांक। इसके अलावा पूर्णांक को और समझ लेंगे। पूर्णांक मतलब इंटीजर। तो पूर्णांक में 0 बीच में होता है। 0 के बाद 1, 2, 3 इस तरह से पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। और अगर इधर चलेंगे बाईं तरफ तो -1, -2, -3 ये नंबर्स आते हैं जो कि नेगेटिव होते हैं। तो साथियों, सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा? वो इन्फिनिटी है माइनस की तरफ, और सबसे बड़ा पूर्णांक वो भी इन्फिनिटी है माइनस की तरफ। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0 है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? 1 है। तो ये तो आपने समझा कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, और आपने समझा कि पूर्णांक क्या होता है। अब इसमें एक शब्द आया है गुणात्मक तत्समक, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वह संख्या होती है जिसको किसी संख्या में गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त हो जाए। जैसे कोई संख्या a है तो a को यदि हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a आएगा। 1 एक ऐसी संख्या होती है जिसको किसी भी संख्या में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी। जैसे 3 है तो 3 को 1 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इस जो एलिमेंट है, जैसे गुणा के केस में ये एलिमेंट 1 है, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी यानी कि तत्समक। तो इन्होंने पूछा है पूर्ण संख्याओं के लिए 0 एक गुणात्मक तत्समक है। तो गुणा का जो तत्समक है, मल्टीप्लिकेशन की जो आइडेंटिटी है वह 1 होती है, 0 नहीं होती। तो पहला कथन भी गलत है, दूसरा कथन भी गलत है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी जो होती है वो 1 होती है। तीसरा कथन है भाग की संक्रिया के लिए क्रम विनिमय नियम सत्य होता है। अब यहाँ पे एक शब्द आ गया क्रम विनिमय नियम। इसको समझेंगे। क्रम विनिमय यानी कि कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ होता है a + b = होता है b + a, और a × b = होता है b × a। मतलब a और b को प्लस करेंगे, जैसे 3 + 2 5 है। अब यदि उनका क्रम बदल दिया जाए, 2 + 3 कर दें तब भी 5 आएगा। तो जो मतलब योग की क्रिया है, एडिशन की जो क्रिया है,
उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ऐसे ही गुणा में 2 गुणा 3 भी 6 होता है, 3 गुणा 2 भी 6 होता है, तो गुणा में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। लेकिन घटाने की क्रिया में और भाग की क्रिया में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है। भाई 6 को आप 1 से भाग करेंगे और 1 को 6 से भाग करेंगे, परिणाम अलग अलग आएगा। तो तीसरा कथन था भाग की संक्रिया के लिए क्रम विनिमय नियम सत्य होता है, ये गलत हो जाएगा। अब चौथा कह रहा है पूर्ण संख्याओं के लिए, तो पूर्ण संख्याएं आप समझ चुके हैं, 0 से शुरू होने वाली होती हैं और 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से चलती हैं। तो पूर्ण संख्याओं के लिए 0 एक योज्य तत्समक है। 0 इज कॉल्ड एन एडिटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर्स। तो एडिटिव आइडेंटिटी देखिए, 0 जो होता है वो एडिशन की आइडेंटिटी होता है, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर में आप ऐड करेंगे तो वही संख्या आ जाती है। जैसे a + 0 यदि करेंगे तो a आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपने मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 होती है ये सीखा, एडिशन की आइडेंटिटी यानी कि योगात्मक तत्समक जो होता है वो 0 होता है, और क्रम विनिमय नियम सीखा जो कि गुणा में और जोड़ने में लागू होता है, घटाने में और भाग करने में क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 तीनों गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। पूर्ण संख्याओं के लिए योज्य तत्समक क्या होता है? 0 होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, इन मैथमेटिक्स द प्राइमरी स्टेज करिकुलम इज फोकस्ड ऑन, यानी कि प्राइमरी स्तर का जो गणित का पाठ्यक्रम है वो किस चीज़ पर फोकस करता है? पहला ऑप्शन है जिज्ञासा पोषित करने पर, बिल्कुल सही है। प्राइमरी स्तर पर आप बच्चों को यही सिखाएंगे कि उनकी गणित में जिज्ञासा बढ़े। लिखित कलन विधि एल्गोरिथम, रिटिन एल्गोरिथम नहीं, प्राइमरी स्तर पर कोई एल्गोरिथम हम बच्चों को नहीं सिखाते हैं, दूसरा गलत है। तीसरा ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक के प्रश्नों को हल करना। पाठ्यपुस्तक के प्रश्नों को हल करना कभी भी गणित सिखाने का उद्देश्य नहीं है। गणित सिखाने का उद्देश्य है बच्चों को गणित में अभिरुचि, जिज्ञासा पैदा करना। रटंत अधिकम, रोट लर्निंग कभी भी पढ़ाई का उद्देश्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 53। ए चाइल्ड राइट्स 503 एज, इस तरह से लिखता है, 503 को इस तरह से लिखता है, जबकि लिखना कैसे चाहिए था? देखिए 500 का मतलब है 500, यानी कि 500 ये हो गया 500, और 3 और करना है तो ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 503। 503 को ऐसे लिखा जाना था, अब वो लिख देता है इस तरह से। तो ये क्या दर्शाता है? ऑप्शन को पढ़कर हम करेंगे। देखिए 503 को हम लिखना सीख गए, 500 + 3। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? पहला ऑप्शन कह रहा है बच्चे को नहीं पता संख्या शब्दों में कैसे लिखी जाती है। अगर बच्चे को ये नहीं पता होता कि संख्या शब्दों में कैसे लिखी जाती है तो वो देखिए उसने सारी संख्याएं सही लिखी हैं, केवल उसने स्थान, कौन से स्थान पर 3 को लिखना है वो ये नहीं समझ पाया। इसका मतलब उसे अंकों की समझ भी है, उसे संख्याओं को लिखना भी आता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका उत्तर नहीं होगा, संख्याओं को लिखना वह जानता है। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, 1 नहीं होगा। 3 देखिए, बच्चों को अंकों की पहचान सीखने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। अंकों की पहचान है, उसे है, 5, 3 और 0 को उसने सही लिखा है। बच्चों को गिनती सीखने की ज़रूरत है, ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है, क्योंकि गिनती उसको आती है तभी तो वो लिख पा रहा है। वो क्या नहीं जानता? वो ये नहीं जानता कि 3 को कौन से स्थान पर लिखना है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। बच्चा स्थानीय मान की अवधारणा को नहीं जानता, क्योंकि 500 + 3 को वो 5003 लिख दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 53 है उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इससे अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो वैन हिले की ज्यामितीय समझ से संबंधित है। वैन हिले की ज्यामितीय समझ से क्वेश्चन हर सेट में पूछा जाता है। इससे पिछला जो सेट हमने सॉल्व किया था उसमें भी एक क्वेश्चन था, तो इसको ध्यान से समझेंगे। अकॉर्डिंग टू वैन हिले लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ज्योमेट्रिकल थिंकिंग,
विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट लेवल 2 रिलेशनशिप। ऑप्शन को देखकर हम आंसर लगा सकते हैं। उससे पहले हम समझेंगे कि वैन हिले, देखिए वैन हिले की जो ज्यामितीय समझ है उसके 5 स्तर हैं। कितने स्तर हैं? 5। पहला है 0, दूसरा 1, तीसरा 2, 3, 4। मतलब वैन हिले का जो पहला स्तर है वो 0 है, फिर दूसरा 1 है, फिर तीसरा 2 है, फिर चौथा 3rd है और पांचवा क्या है? 4 है। अब ये क्या है इसको हम समझते हैं। देखिए जो पहला स्तर है 0 वो है विजुअलाइजेशन, यानी कि दृश्यीकरण। मतलब जब बच्चा आकृति को पहचानना सीख जाता है तो वो पहले स्तर पर है, 0 स्तर पर है। दूसरा स्तर है वो है विश्लेषण। देखिए मैं इसका नाम लिख दे रहा हूँ, विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब है गुण बताना, यानी जब बच्चा आकृति के गुणों को बताने लगता है, आकृति को देखकर उसके गुणों को समझना शुरू कर देता है, तो वो पहले स्तर पर है। और स्तर 2 जो है, यानी कि जो स्तर नंबर 3 है वह है रिलेशनशिप। जब बच्चा आकृति के रिलेशन को संबंध, 2 आकृतियों के बीच संबंध स्थापित करना सीख जाता है तो वो लेवल 3 पर होता है, जिसका नाम है स्तर 2 रिलेशनशिप। चौथा स्तर जो होता है वैन हिले का, चौथा स्तर होता है डिडक्शन। वैन हिले का जो चौथा स्तर होगा वो होता है डिडक्शन। यानी कि जब आकृतियों को देखकर वह प्रमेय निकालना शुरू कर देता है, एक निष्कर्ष निकालना शुरू कर देता है, तो वो चौथे स्तर पर और मतलब चौथे स्तर पर है, यानी कि लेवल 3rd पर है। और पांचवा स्तर जो होता है, जिसको नंबर 4 कहेंगे, वो होता है उच्च स्तरीय गणितीय तर्क। तो यहाँ पर आप देखिए वैन हिले का, अब आप क्वेश्चन देखिए, इन ऑप्शन को पढ़ेंगे आप समझ गए। कौन सा स्तर 2 यानी संबंध को प्रदर्शित करता है? अब ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है एक बच्चा आकृतियों की पहचान और वर्गीकरण केवल उनके आकार और दिक् विन्यास के आधार पर करता है। आकार के आधार पर करता है तो इसका मतलब वो पहले ही स्तर पर है, लेवल 0 पर है, विजुअलाइजेशन के स्तर पर है। तीसरा देखिए, एक व्यक्ति ज्यामिति की डिडक्शन की अभिवृत्तीय व्यवस्था को समझ सकता है, वो लेवल नंबर 4 पर है, यानी कि 3rd डिडक्शन के लेवल पर है। एक बच्चा समान दिखने वाली आकृतियों का वर्गीकरण नहीं कर सकता, इसका वैन हिले से कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, एक बच्चा दी गई ज्यामितीय आकृतियों के सामान्य गुणों को अनौपचारिक रूप से निगमित कर सकता है और इन गुणों के बीच के संबंधों को देख सकने में सक्षम है। तो ऑप्शन को देखकर ही आप सही उत्तर लगा देंगे। संबंधों को देख सकने में सक्षम है, इसका मतलब इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो वैन हिले का बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। ये भी देखिए पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन चल रहे हैं। पेडागोजी में आपको ध्यान रखना है, चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच रखनी है, रटने पर आपको कभी भी जोर नहीं देना है और समावेशी प्रवृत्ति को शामिल करना है, यानी कि कक्षा से बाहर की भी जो काम की चीज़ें हैं उनको शामिल करना है। और क्वेश्चन नंबर 55 पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण अधिगम में स्थानीय सांस्कृतिक ज्ञान के समावेश का सबसे उपयुक्त उदाहरण है? तो ये तो ऑप्शन पढ़कर ही पता चलेगा। पहला है पाठ्यपुस्तकों में केवल परंपरागत प्रणालियों से किए जाने वाले अभिकलन को सम्मिलित करना। परंपरागत प्रणाली जहाँ आ गया वो आपका गलत हो जाएगा। परंपरागत प्रणाली को शामिल नहीं करना है, बल्कि आपको इनोवेशन को, नवाचार को शामिल करना है। क्लासरूम में नई नई चीज़ें शामिल करनी है। दूसरा कह रहा है विभिन्न संस्कृतियों के शिक्षणार्थियों के लिए उपचारात्मक शिक्षण। हाँ, ये सही हो सकता है लेकिन सबसे उपयुक्त नहीं है। विभिन्न व्यवसायों और समुदायों के लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली गणना की विभिन्न प्रणालियों को शामिल करना। ऑप्शन नंबर 4 है विभिन्न संस्कृतियों के चित्रों के साथ रंगीन गणित की पुस्तकें।
पुस्तकें रंगीन होती हैं लेकिन उनका इतना बाहर कल्चरल नॉलेज से कोई संबंध नहीं है। कल्चरल नॉलेज, लोकल कल्चरल नॉलेज का मतलब है, जैसे देखिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। कैसे? विभिन्न व्यवसायों और समुदायों के लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रणालियों को शामिल करना, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा कल्चरल नॉलेज को सिखाने में। जैसे दुकानदार है, दुकानदार जो पुराने दुकानदार होते थे वो मुँह जबानी ही कैलकुलेट कर लेते थे, तो दुकानदार द्वारा प्रयोग की जाने वाली जो गणना की विधियां हैं या जो किसान द्वारा नाप तोल करने की विधियां हैं, किसान इतना पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन प्रैक्टिकल रूप से वो गणना कर सकता है। इसके अलावा जैसे दूधिया है, वो दूध का हिसाब रखता है। तो इन चीज़ों को शामिल करना जिससे कि बच्चे को ये पता चले कि हाँ बाहर भी गणित का इस्तेमाल हो रहा है, क्लासरूम से अलग भी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, व्हाट इज़ द मेन गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। जो NEP है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, हाईएस्ट प्रायोरिटी टू अचीव फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरिकेसी। देखिए एक टर्म इसमें है FLN। FLN का मतलब है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें एक टर्म है FLN। FLN का मतलब है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरिकेसी, यानी कि मूलभूत साक्षरता और संख्या का ज्ञान प्राप्त करना। ये किस क्लास तक बच्चे को सिखा देना चाहिए? तो देखो इसको एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं। FLN में 3 अक्षर हैं, तो आप ध्यान रखेंगे कक्षा 3 तक के लिए फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरिकेसी सिखाना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में अनिवार्य है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कक्षा 3। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक कक्षा की गणित की एक अध्यापिका अपनी कक्षा में अलग अलग आकार वाले 2 जार लेकर जाती है। सब मान लीजिए एक ये इस तरह का जार है, एक मिनट, एक जार है जो बेलन के आकार का है, ये बेलन के आकार का जार है। एक जार है जो शंकु के आकार का है, ये शंकु के आकार का जार है। तो 2 जार लेकर जाती है। वह लंबे पतले जार से, यानी कि इस जार से, मान लीजिए ये लंबा पतला है, इससे पूरा पानी दूसरे जार में डाल देती है। उसके बाद वह बच्चों से पूछती है किस जार में ज़्यादा पानी आ सकता है। देखिए जार में जब जो पानी होता है उतना ही पानी आता है जितना उसका आयतन है। तो यदि एक जार का पानी दूसरे जार में पूरी तरह भर जा रहा है, भले ही वह जार किसी भी आकृति का है, पतला है, चौड़ा है, इससे मतलब नहीं है, तो उन दोनों का आयतन समान होगा। अब यहाँ पहले जार से पानी डालकर दूसरे जार में डाल दिया, अब वो किस जार में ज़्यादा पानी है, तो ज़्यादा पानी का मतलब है कि पानी का आयतन पूछा है। दोनों में बराबर आयतन का जो पानी भरा जा रहा है उसका आयतन बराबर है। इसको बोलते हैं आयतन और उसका संरक्षण, यानी कि आयतन जो है वो संरक्षित रहेगा। जितना पानी पहले जार में आया है उतना ही दूसरे जार में यदि आ रहा है तो उनका आयतन बराबर है। तो यह गतिविधि जो उसने क्लासरूम में की है, ये क्या पढ़ाने के लिए उपयुक्त है? आयतन के परिकलन का सूत्र नहीं, आयतन के परिकलन के सूत्र का इससे कोई लेना देना नहीं है। तरल पदार्थों के माप की मानक अवधारणा, तरल पदार्थों के माप की कोई मानक अवधारणा यहाँ नहीं सिखाई जा रही है। 2 अलग अलग आकार वाले जार का क्षेत्रफल, जार के क्षेत्रफल का यहाँ कोई संबंध नहीं है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, आयतन और उसका संरक्षण। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। ये भी पेडागोजी का एक क्वेश्चन है और पेडागोजी के क्वेश्चंस को आप ऑप्शन से पढ़कर अच्छे से करते हैं। एक शिक्षक ने श्यामपट्ट पर संख्या 308 लिखकर बच्चों को जोर से पढ़ने के लिए कहा। अब एक बच्चे ने कहा ये 38 है, 308 को उसने 38 पढ़ा। इसका मतलब वह स्थानीय मान की जो अवधारणा है उसको सही से नहीं समझ पा रहा है, तभी वह 308 को 38 पढ़ रहा है। तो उसको स्थानीय मान की अवधारणा समझाने की आवश्यकता है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बच्चे द्वारा की गई त्रुटि को समझाने के लिए उपयुक्त? पहला ऑप्शन, बच्चे को एक संख्या में अंकों के आधार पर समझाने के लिए कुछ व्यावहारिक उदाहरण प्रस्तुत करें। ये सही हो सकता है। दूसरा, शिक्षक एक बार संख्या पढ़े और बच्चों को दोहराने के लिए कहे। ये तो टीचर सेंट्रिक अप्रोच हो गई। टीचर ने खुद से पढ़ा और बच्चों को पीछे से रिपीट करने के लिए बोला। ये CTET की अप्रोच नहीं है। इसका मतलब 2 जो होगा वो गलत होगा।
बच्चे से कहे कि वह 99 से शुरू करके 308 तक गिनती बोले, ये रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित कर रहा है। इसका कोई लेना देना हमारे जो पेडागोजी है उससे नहीं है। और किसी दूसरे बच्चे को संख्या जोड़ से पढ़ने के लिए कहे। हर बच्चा यूनिक होता है क्लास में, तो हर बच्चे की शिक्षण की जो अभिवृत्ति है वो अलग होती है, दूसरे बच्चे से उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। तो यानी कि पहला इसका सही आंसर होगा कि वह कुछ व्यावहारिक उदाहरण प्रस्तुत करे और बच्चे को स्थानीय मान की प्रवृत्ति को समझाए, जिससे कि वह अपनी त्रुटि को सुधार सके। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। 59 कह रहा है, कक्षा 2 का एक गणित शिक्षक या विद्यार्थियों को योग पर निम्नलिखित इबारती सवाल हल करने के लिए देता है। एक बैग में 4 आम है, उसमें 6 आम और डाल दिए जाते हैं, यानी कि वृद्धि की जा रही है। उस बैग में कुल कितने आम हैं? किस प्रकार का इबारती सवाल निम्नलिखित में से योग की किस संरचना से संबंध रखता है? देखिए, मैं चारों ऑप्शन एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है वियोजन, यानी कि सेग्रीगेशन। इंग्लिश भी देखते चलेंगे। सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग करना, पृथक करना। जैसे एक बैग में 10 आम थे, हमने 4 अलग कर दिए, तो वो होता है सेग्रीगेट करना। ये घटाने से संबंधित है, इसका योग से कोई संबंध नहीं है, तो पहला गलत। दूसरा कहता है रिपीटेड एडिशन, पुनरावृत्त योग। रिपीटेड एडिशन का मतलब है एक ही संख्या को बार बार जोड़ना। जैसे 10 बच्चे हैं, हमने 10 बच्चों को 4-4 चॉकलेट दे दी, तो कुल कितनी चॉकलेट गई? तो 4 को 10 बार जोड़ेंगे। रिपीटेड एडिशन ही मल्टीप्लिकेशन में बदल जाता है, तो रिपीटेड एडिशन यहाँ पे नहीं है। एग्रीगेशन, समुच्चयन का मतलब होता है 2 ग्रुप्स को जोड़ना। जैसे एक जार है, उसमें 10 आम है, दूसरा जार है, उसमें 6 आम है, तो टोटल कितना होगा? 10 + 6 यानी 16। तो 2 ग्रुप्स को जोड़ना समुच्चयन कहलाता है। ऑगमेंटेशन मतलब संवर्धन, यानी कि एक ही क्वांटिटी को बढ़ाना। जैसे एक बैग में पहले 4 आम थे, फिर उसमें 6 और डाल दिए, यानी कि संवर्धन कर दिया, बढ़ा दिया। तो ये गणित की संवर्धन की प्रवृत्ति को बताता है। ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है, कौन सी संख्या पूर्व अवधारणाएं बुनियादी स्तर पर गणितीय अवधारणा की समझ के लिए प्रासंगिक है? आपको बताना है प्री नंबर कंसेप्ट। एक शब्द यहाँ से पकड़ लीजिए, प्री नंबर। प्री नंबर कंसेप्ट किसको बोलते हैं? प्री नंबर कंसेप्ट वह होता है जब प्राइमरी स्तर पर बच्चा नंबर को सीखने से पहले जो सीखेगा, मतलब नंबर सीखने से पहले अभी बच्चे ने नंबर पहचानना नहीं सीखा है, लेकिन नंबर सीखने से पहले वह जो कंसेप्ट सीखेगा, जो उसको नंबर की समझ विकसित करने में मदद करेगा, उसको बोलते हैं प्री नंबर कंसेप्ट। अब नंबर सीखने से पहले बच्चा वस्तुओं को पहचानना सीखेगा, ग्रुपिंग करना सीखेगा और उनको क्रम में लगाना सीखेगा। तो ऑप्शन पढ़िए, जैसे स्थानीय मान और संख्या। स्थानीय मान और संख्या का जो न्यूमरिकेशन है वो नंबर की समझ आने के बाद होता है, तो प्री नंबर कंसेप्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। ज्यामितीय आकृतियाँ जरूरी हैं समझना, लेकिन नंबर से पहले नहीं सिखाई जाती। ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो जाएगा, ये प्री नंबर कंसेप्ट नहीं है। बेसिक ऑपरेशन होते हैं 4, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना। नंबर सीखने के बाद ये सिखाए जाते हैं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो जाएगा। वर्गीकरण और क्रमबद्धता, ये सही उत्तर होगा। देखिए, नंबर को पहचानने से पहले बच्चा वर्गीकरण सीखता है, नंबर को अलग, वस्तुओं को अलग अलग करना, वस्तुओं को क्रम में लगाना सीखता है। तो प्री नंबर कंसेप्ट जो है वो होगा ऑप्शन नंबर 3, क्लासिफिकेशन एंड ऑर्डरिंग। साथियों, इसी तरह के क्वेश्चंस और सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें।